हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कर रहे थे। अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन नवंबर 23 एग्जामिनेशन। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अमेंडमेंट्स यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अभी। एक सबसे पहले क्लैरिफिकेशन डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, क्या बात हुई भाई? आपको क्या हुआ यहाँ पे? ऑफिसर ने यहाँ पे क्या हुआ भाई? नोटिस इश्यू करी अंडर सेक्शन 74। ठीक है, माना कि आपका फ्रॉड का केस है, पर आप सीधे साधे इंसान, आपका ना कोई फ्रॉड का केस है, ना कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट का केस है, ना सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस है। ठीक है, आप आगे गए। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? कोर्ट ने या किसने, यहां पे हो सकता है कोर्ट ने, एपिलेट अथॉरिटी ने या एपिलेट ट्रिब्यूनल ने क्या बोला? नहीं 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 भाई, फ्रॉड का केस नहीं है ये, फ्रॉड का केस बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, माना कि नॉन पेमेंट है, माना कि शॉर्ट पेमेंट है, पर फ्रॉड का केस नहीं, नॉर्मल केस है। तो वापस क्या किया उन्होंने? ऑफिसर को डायरेक्शन दिया क्या कि भाई इसको आप अब आगे कैसे प्रोसीड करें, इसको माने, इट विल बी डीम्ड कि ये जो नोटिस आपने इशू की वो अंडर 73 करिए, 73 करिए। बस उसी पे पॉइंट पे बात हो रही है। यहां पे देखेंगे एक बार, क्लैरिफिकेशन पर्टेनिंग टू केसेस वेयर इट इज कंक्लूडेड, कंक्लूड कर दिया है किसने? यहाँ एपिलेट ट्रिब्यूनल ने, कोर्ट ने क्या कंक्लूड कर दिया? एपिलेट अथॉरिटी ने, दैट नोटिस इशूड अंडर 74 इज नॉट सस्टेनेबल। जो नोटिस यहाँ ऑफिसर ने इशू करी थी 74 में, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं सस्टेनेबल है? फॉर रीजन दैट चार्जेस ऑफ फ्रॉड हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द नोटिस। चार्जेस ऑफ फ्रॉड स्टैब्लिश ही नहीं हो पाए, फ्रॉड के कारण उसने शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट नहीं किया, ऐसा नहीं है, गलती से हो सकता है, नॉर्मल केस है। तो यहां क्या कंक्लूड हो गया? ये कंक्लूड हो गया कि भाई ये जो फ्रॉड, यहाँ नोटिस जो आपने इशू किए 74 में, वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्जेस ऑफ फ्रॉड स्टैब्लिश नहीं हो रहे। क्या हुआ? चार्जेस ऑफ फ्रॉड स्टैब्लिश नहीं हो रहे अगेंस्ट द नोटिस एंड टैक्स पेबल बीइंग डिटरमाइन। तो फिर टैक्स पेबल कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये नोटिस 73 की है, कि ये नोटिस 73 की है? डीमिंग एज इफ द नोटिस वाज इशूड अंडर 73। तो मान लिया जाएगा कि नोटिस क्या है? 73 की है। वही चीज लिखिए, देखेंगे। इन केस वेयर एपिलेट अथॉरिटी या एपिलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट, जहां भी आपका कोर्ट यहाँ केस क्या था? पेंडिंग था। उन लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पे? कंक्लूड कर दिया कि नोटिस जो ऑफिसर ने इशू की थी 74 में, वो सस्टेनेबल नहीं है। फॉर द रीजन चार्जेस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट or suppression of facts, fraud, willful misstatement या suppression of facts to evade tax has not been established against the notice। ये सारे चार्जेस नहीं हो पाए भाई। कोर्ट ने बोला नहीं, बिल्कुल फ्रॉड का केस नहीं है, बिल्कुल विलफुल स्टेटमेंट का केस नहीं है, विलफुल यहाँ पे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस नहीं है। तो आप पे चार्जेस 74 के स्टैब्लिश नहीं हो पाए against the noticee। the proper officer shall determine the tax payable by the noticee। फिर क्या होगा? ऑफिसर डिटरमाइन करेगा टैक्स पेबल। ऑब्वियसली अब तो करेगा ही, कोर्ट ने उसको वापस डायरेक्शन दिए कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी नोटिस 74 में बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। अब आपको क्या करना है? आप यहाँ पे क्या करोगे? डिटरमाइन करोगे टैक्स क्या नोटिसी को पे करना है। आप डीम करोगे कि ये नोटिस जो है वो 73 में इशू की थी, 73 में इशू की थी, 74 में नहीं, 74 में नहीं। ठीक है, तो अब ये कोर्ट ने बता दिया। अब इसमें बहुत सारे जो लोगों को डाउट है यहाँ पे, उससे रिलेटेड क्या क्या इशू है डाउट के और क्या क्लैरिफिकेशन आया, ये देखेंगे। सो इसी पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन सबसे पहले क्या आया भाई? What would be the time period for redetermination of tax, interest and penalty payable by the noticee? तो कोर्ट ने ऑफिसर को बोल दिया कि डीम कर लो नोटिस 73 की है, डीम कर लो कि ये नोटिस 73 की है। अब क्या बोला उन्होंने कि क्वेश्चन क्या आया कि टाइम पीरियड क्या रहेगा? ठीक है, रीडिटरमाइन करेगा वो अभी 73 के हिसाब से रीडिटरमाइन करेगा यहाँ पे जो भी टैक्स यहाँ पे नोटिस को पे करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी पे करना है, पर कब तक रीडिटरमाइन करना है? क्या टाइम लिमिट रहेगा? सवाल ये आया। So what would be the time period for redetermination of tax, interest and penalty payable by the noticee in such cases? ये इशू था, तो किस पे क्या क्लैरिफिकेशन आया देखेंगे। So देखेंगे क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है। Section 75 provides that, हमने ये पढ़ा हुआ है क्या? An order required to be issued in pursuance of direction of appellate authority, appellate tribunal या court। यहां क्या करना है? अगर किसी ऑफिसर को कोई ऑर्डर इशू करना है, किस चीज के लिए, किनके डायरेक्शन पे? एपिलेट अथॉरिटी के डायरेक्शन पे, कोर्ट के डायरेक्शन पे, या किसके यहाँ पे? एपिलेट ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन पे। तो वो कितने दिन में इशू करना होता है? विद इन 2 years, इट हैज टू बी इशूड विद इन
2 years from the date of communication of said direction, जो अभी भी डायरेक्शन मिला उसके 2 साल के अंदर अंदर उसने ऑर्डर दे देना है ऑफिसर ने। तो इस केस में भी वही होगा, क्या, within 2 years from the date of communication of the said direction by the appellate authority, appellate tribunal और court। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी यही होगा, 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर ऑफिसर ने ऑर्डर पास करना रहेगा। ठीक है, लोगों को डाउट्स थे इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया। इस केस में भी, जिस केस में क्या करना है, उसको नोटिस डीम करना है, नोटिस डीम करना है कि 73 में इशू हुई है। तो अब इस केस में टाइम लिमिट क्या रहेगा, ऑफिसर को कब तक ऑर्डर देना है, 2 इयर्स के अंदर अंदर। कब से, जब से कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, जब से कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सेकेंड बात, हाउ द अमाउंट पेएबल बाय द नोटिसी डीमिंग द नोटिस टू हैव बीन इशूड under section 73 shall be recomputed, redetermined by the proper officer as per the provisions of section 75। ये किस तरीके से रिकम्प्यूट किया जाएगा, उसे डायरेक्शन दिया ना, रिकम्प्यूट करो, रीडिटरमाइन करो, तो किस तरीके से किया जाएगा, सवाल ये है। तो देखेंगे, इन केस वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी नोटिस को पे करना है जो, एंड पेएबल बाय द नोटिस इज रिक्वायर्ड to be redetermined by the officer in terms of section 75, the demand would have been redetermined keeping in consideration the provisions of 73 read with section 7310। तो प्रोविजंस किसके याद रखने हैं अब, क्योंकि ऑब्वियसली नोटिस क्या है, डीम टू बी इशूड अंडर 73 है, 74 फ्रॉड वाली चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या माना जाएगा, इस नोटिस को माना जाएगा 73 में इशू हुई है, और 73 पे जो भी प्रोविजंस थे उसके हिसाब से ही टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लगेगी 73 के प्रोविजंस के हिसाब से, और उसी तरीके से क्या करना रहेगा, यहाँ पे उसी तरीके से डिटरमाइन करना रहेगा। Therefore, in case where the officer has to redetermine the amount of tax, interest, penalty, deeming the notice to issued under section 73 in terms of section 75(2), the same can be redetermined for so much amount of tax, short paid, not paid, ITC wrongly utilized, availed, or utilized, that of erroneous refund in respect of which show cause notice, अब आई बहुत इंपॉर्टेंट बात, show cause notice was issued within the time limit specified under 73 read with 7310। मतलब देखो क्या होता है, ये देखो, अगर आपको याद हो, ये अपने पढ़ा था एक, अब आपका क्या मान लिया गया है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है, क्या यहाँ पे अदर देन फ्रॉड वाला केस है, तो नोटिस आपकी कब तक इशू होनी चाहिए अदर देन फ्रॉड वाले केस के लिए, 2 years 9 months। ठीक है, मेन बुक ओपन की मैंने, हमारा टाइम था 2 years 9 months में नोटिस इशू होनी चाहिए रहती। फ्रॉड के केस में 4 years 6 months में आपकी हो सकती है नोटिस इशू। कब से होता है ये 2 year 9 month? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिमांड पर्टेन्स। तो जब भी आपकी डिमांड है, जबकि भी आपकी डिमांड है, वहां से 2 साल 9 महीने के अंदर नोटिस इशू होती है नॉर्मल केस में, 2 साल 9 महीने में नोटिस इशू होती फ्रॉम द व्हाट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग व्हाट, एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिमांड पर्टेन्स, और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। और फ्रॉड के केस में 4 years 6 months होता है। ठीक है, 4 years 6 months होता है। अब यहां पे बात क्या आई भाई, यहां पे ऑफिसर को क्या, ऑफिसर ने तो नोटिस इशू कर दी थी 74 मान करके, ठीक है, हो सकता है समझ लो 3.5 साल बाद इशू की थी उसने, फॉर एग्जांपल उसने क्या माना, फ्रॉड का केस है, उसने नोटिस इशू कर दी, परंतु कोर्ट ने क्या बोला, नहीं फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस के हिसाब से रीडिटरमाइन करो। ऑफिसर ने रीडिटरमाइन शुरू किया, तो ऑफिसर रीडिटरमाइन कभी करेगा, नोटिस आपकी कब सही वैलिड रहेगी, अगर आपने वो नोटिस 2 years 9 month में इशू करी है तो ही, अदरवाइज नहीं, क्योंकि तो टाइम लिमिट से ही चले गए, अदरवाइज 3.5 साल बाद नोटिस इशू करी, खत्म टाइम नॉर्मल केसेस का आपको इशू करने का। आपने नोटिस इशू करनी चाहिए थी 2 year 9th month में, तो अगर आपने नोटिस इशू करी है, फिर भले कोर्ट का फैसला आगे तक हुआ है, नोटिस आपके टाइम पे इशू हुई है, तो आप रीडिटरमाइन करोगे। नोटिस ही आपने, ओरिजिनल नोटिस ही जो इशू करी वो 3.5 साल बाद करी फॉर एग्जांपल, तो आपकी नोटिस ही वैलिड नहीं है भाई साहब, आपको कुछ नहीं रिकम्प्यूट करना है। पढ़ेंगे एक बार। सो इस केस में क्या होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच शो कॉज नोटिस वाज इशूड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड हुई है 2 years 9 months, उसमें नोटिस इशू करी तो ठीक था। Thus, only amount of tax, short paid, not paid, ITC wrongly availed or utilized or tax payable on account of erroneous refund along with interest and penalty in terms of 73 can be redetermined। किस केस में redetermine करना है, खाली where show cause notice was issued within 2 years and 9 months from the due date of furnishing annual return for the financial year
और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। तो जो भी नोटिस 2 साल 9 महीने के अंदर अंदर इशू करी थी आपने ओरिजिनली, उसी को तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रीडिटरमाइन करोगे। आपका पहला ओरिजिनल नोटिस ही टाइम पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ रीडिटर्मिनेशन नहीं होना। सो इन केस वेयर शो कॉज नोटिस अंडर 73 वाज इशूड फॉर टैक्स बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एंड 9 मंथ, जैसे कि हमने देखा 3.5 साल बाद, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, तो उस केस में क्या होगा, एंड द एपिलेट अथॉरिटी ने क्या कंक्लूड किया कि नोटिस सस्टेनेबल नहीं है, डीमिंग इट द नोटिस टू बी अंडर सेक्शन एज नोटिस अंडर सेक्शन 73(1), उस केस में आपकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। द एंटायर प्रोसीडिंग शैल हैव टू बी ड्रॉप बीइंग हिट बाय द लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ टाइम से हिट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 21-22 की नोटिस है, 21-22 की है आपकी नोटिस, 21-22 पीरियड की, तो यहाँ पे आपने ये क्या बात हुई थी, आपका ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न क्या है, फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 22, तो यहां से 2 इयर्स 9 मंथ में आपने अगर नोटिस इशू करी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 इयर्स में आपने नोटिस इशू कर दी थी, अब उसके बाद वो गई, वो नोटिस आगे गई, कोर्ट ने बोला नहीं ये फ्रॉड का केस नहीं है, ऑफिसर को बोला वापस से रिकम्प्यूट कर, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑफिसर ने इसको फ्रॉड का केस माना था पहले, और ठीक है दोनों भी केस में फ्रॉड का केस माना था उसने फॉर एग्जाम्पल 3.5 साल में ओरिजिनल नोटिस इशू करी, ऑर्डर दिया कोर्ट ने क्या, नहीं फ्रॉड का केस नहीं है, वापस से रीडिटरमाइन करो, तो वो क्या रीडिटरमाइन कर सकते नहीं, यहाँ लिमिटेशन ऑफ टाइम आ गया, क्या भाई 73 में जो टाइम लिमिट था उस टाइम पे नोटिस इश्यू नहीं हुई है, आपकी नोटिस ही वैलिड नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग्स आपकी ड्रॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपकी ओरिजिनल नोटिस जो है आपने 2 इयर्स 9 मंथ्स में यहाँ पे ऑफिसर ने इशू किया है तो ठीक है भाई, वापस से अगर आया उसके पास केस की फ्रॉड का नहीं तो वो रिडिटरमाइन करेगा, कैसे, उसको मान के 73 का केस, अगर ओरिजिनल नोटिस ही उसने बियॉन्ड टाइम लिमिट इशू की थी जो नोटिस का टाइम है, तो फिर उस केस में क्या मान लिया जाएगा, उस केस में मान लिया जाएगा उसे प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिसर ने फ्रॉड का केस माना था तो कर सकता है ना, वो 3 साल 3.5 साल 4 साल कभी भी नोटिस इशू कर सकता है, तो उसने ओरिजिनली तो फ्रॉड का केस मान के नोटिस इशू की थी, बट अब फ्रॉड का केस नहीं है, 73 का डीम करना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका प्रोसीडिंग्स आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल केस का टाइम लिमिट ऑफ नोटिस आप पार कर चुके हो। ठीक है, आगे देखेंगे, इन केस वेयर शो कॉज नोटिस इन टर्म्स ऑफ 74 वाज इशूड विदिन 2 years and 9 months from the due date of furnishing annual return for the said financial year to which such demand relates, or from the date of erroneous refund, the entire amount of said demand in the show cause notice will be covered under the redetermined amount। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, विद इन टाइम लिमिट इशू कर रहे हो तो जितना पूरा अमाउंट है वो आपको क्या करेगा, ऑफिसर अनडाउटेडली आपका वापस से रीडिटरमाइन करेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ 73। अब मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स की नोटिस इशू हुई, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर चीज के लिए आपको 20-21 के लिए भी नोटिस हुई, 21-22 के लिए भी नोटिस इशू हुई, 22-23 के लिए भी नोटिस इशू हुई, ठीक है, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सेम मुद्दे पे नोटिस इशू करी उसने, तो उस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे जो साल वो यहाँ पे किस में आ रहे हैं, 2 ईयर 9 मंथ्स में आ रहे हैं, उसका तो रीडिटरमाइन करेगा, बाकी का ड्रॉप करेगा प्रोसीडिंग्स। सो वेयर शो कॉज नोटिस अंडर 74 वाज इशूड फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स and notice has been issued before the expiry of time period under 73(2) for one financial year, but after the expiry of the due date for other financial years, then the amount payable in terms of 73 shall be redetermined, किसके लिए, only in respect of financial year for which show cause notice was issued before the expiry of time period। ठीक है, तो क्या किया जाएगा यहाँ पे, रिडिटरमाइन किसके लिए किया जाएगा, जिसका आपने टाइम पीरियड के हिसाब से ओरिजिनल नोटिस इशू हुई होगी, बाकी के लिए प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी यहाँ पे, सिंपल सी बात क्या थी भाई, आप यहाँ पे एसएससी थे, डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट क्या की थी, नोटिस इशू की थी, डिपार्टमेंट ने आपको माना क्या कि भाई या तो फ्रॉड का केस है, यहाँ पे क्या है, विलफुल मिस स्टेटमेंट का केस है, यहाँ पे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस है, और उसने आपको नोटिस इशू की थी 74 के अंडर। आप गए लड़ते झगड़ते कोर्ट के पास, और यहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट, किसी ने भी क्या बोला, नहीं भाई 73 का केस नहीं है, सीधा साधा इंसान है, 74 का केस नहीं है, सीधा साधा इंसान है, ये 73 का केस है, माना कि शॉर्ट नॉट पेड है, यहाँ पे शॉर्ट पेड है, एरोनियस रिफंड है, पर 73 का केस है, तो आप ऑफिसर क्या करें, रीडिटरमाइन करें, क्या मान के, इसको 73 का केस मान के रीडिटरमाइन करें,
तो ऑफिसर ने बोला ठीक है भाई रीडिटरमाइन करता हूं। अब जब वो रीडिटरमाइन करने बैठे तो उसने सबसे पहले क्या चीज देखनी पड़ेगी, उसे देखना पड़ेगा क्या ये उसने जो नोटिस इशू की है वो 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसकी डिमांड है वहां से है कि नहीं है, या डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से है कि नहीं है भाई यहाँ 2 year 9 months। अगर है तो आगे रीडिटरमाइन करें, नहीं तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दे, नहीं तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर उसे टाइम पे की है और रीडिटरमाइन करना है उसको तो उसने कब तक के करना है, क्या टाइम लिमिट है, 2 years। कब से, जब से उसको क्या हुआ है, यहाँ कम्युनिकेट हुआ है वो ऑर्डर, कम्युनिकेट हुआ है ये ऑर्डर। ठीक है, और मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा जिस फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड में आ रहा है उसका रीडिटरमाइन करो, बाकी का ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। ये आगे बढ़ेंगे। प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी कवर्ड अंडर अदर प्रोसीडिंग्स इन सेक्शन 84 पढ़ेंगे एक बार। सेक्शन 84 में क्या दिया हुआ है, क्रक्स देखेंगे। आईबीसी की प्रोसीडिंग्स को क्या बोला है, अदर प्रोसीडिंग वर्ड्स में जो है आईबीसी की प्रोसीडिंग भी आती है। अगर सिंपल वर्ड में अमेंडमेंट बताऊं तो बस इतना ही है। आईबीसी जो यहाँ पे बैंक्रप्सी वाली बात हम कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसीडिंग्स है यहाँ पे बेटा, उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कहाँ पे कवर होती है, अदर प्रोसीडिंग्स में कवर होती है। पढ़ेंगे। एज पर सेक्शन 84 इफ द गवर्नमेंट ड्यूज अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर द जीएसटी एक्ट आर रिड्यूस्ड, क्या हुआ है, गवर्नमेंट ड्यू रिड्यूस कर दिया गया किसी भी पर्सन के अंडर जीएसटी एक्ट आर रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अपील, रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग्स। तो आपके ड्यूज रिड्यूस हुए हैं, क्यों, अपील में चले गए तो रिवीजन में या कोई और प्रोसीडिंग्स के अंदर। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट ड्यूज then an intimation for such reduction of government dues has to be given by commissioner to such person। ऑब्वियसली उसे तो बताएंगे उसका रिड्यूस कर दिया ड्यू, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी बताएंगे जिसके साथ रिकवरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। फर्दर रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू सच रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, और फिर वो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज से ही प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब ये आईबीसी आपको पता है, ये बैंक्रप्सी एंड ऑल दैट वाली बात। तो अभी क्या हुआ, आईबीसी अगर डायरेक्शन देती है किसी भी जने को, कोई इंसान बैंक्रप्ट हो रहा है उसको बताया कि नहीं नहीं भैया आप क्या करो, ये ड्यूज इतना पे करो, ये ड्यूज इतना पे करो, आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या उनको ये हक है, क्या वो ये कर सकते हैं, तो हाँ गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल वो ये अदर प्रोसीडिंग्स में कवर होंगे, अदर प्रोसीडिंग्स में यही लोग आते हैं, ये कवर होंगे। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं आपका गवर्नमेंट ड्यू, रिड्यूस कर सकते हैं आपका गवर्नमेंट ड्यू। तो ठीक है, तो ये बस इतना सही अमेंडमेंट है और कुछ भी नहीं यहाँ पे। देखेंगे पहले, the word other proceeding is not defined in GST Act। it is to be mentioned that adjudicating authority और appellate authority जो होती है IBC के अंदर वो quasi judicial authorities है constituted to deal with these disputes relating to insolvency, bankruptcy। For instance, IBC serves NCLT serves as an adjudicating authority for insolvency proceedings which are initiated on application from stakeholders of the entity like firm, creditors, etc. and passes an order approving resolution plan। As the proceedings conducted under IBC also adjudicate government dues pending under the GST Act। so जो IBC की जो proceedings होती है उनमें वो adjudicate करते हैं क्या, government dues भी adjudicate करते हैं pending under GST Act और कोई भी existing law के अंदर against the debtor the same appear to be covered under the term other proceedings। तो उसे other proceedings में कवर करेंगे। तो इतना डिटेल में आपको नहीं याद रखना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बस इतना याद रखना है, आईबीसी यहाँ पे, आईबीसी यहाँ जो भी प्रोसीडिंग्स करती है वो किस में कवर होता है, अदर प्रोसीडिंग्स में कवर होता है, और उन्हें बिल्कुल हक है, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो करते हैं गवर्नमेंट ड्यूज रिड्यूस करना एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल कर सकते हैं अदर प्रोसीडिंग्स में कवर होकर के। ठीक है, सो ये डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर से रिलेटेड बेटा अमेंडमेंट थे, ज्यादा कुछ है नहीं, 2 ही अमेंडमेंट्स है। नेक्स्ट अपील्स एंड रिविजन, 2 ही अमेंडमेंट है बेटा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है, इन केस ऑफ अपील फाइल्ड, अपील फाइल हुई यहाँ पे किसके ऑर्डर के अगेंस्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की गई, जो कि कहाँ अपलोड किया है, वो ऑर्डर को यहाँ पे अपलोड किया गया था कॉमन पोर्टल में। ऑर्डर पास होने के बाद ऑर्डर को अपलोड किया था कहाँ, कॉमन पोर्टल में, उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा रही है यहाँ पे। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो पहले एक यहाँ रिक्वायरमेंट होती थी क्या, सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, उसको हटा दिया गया, इट हैज बीन डिस्पेंस्ड विद, इट हैज बीन डिस्पेंस्ड विद। तो देखेंगे यहाँ पे क्या प्रोविजन था, प्रोसीजरल चेंज है यहाँ पे। सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास किया फॉर एग्जांपल 30 अगस्त 2023 को ऑर्डर पास किया। तो पहले क्या होता था देखेंगे एक बार, ठीक है। अभी भी कुछ केसेस में वो होता है
कब होता है वो बताऊंगी मैं, बट यहाँ जनरली हटा दिया गया है जब अगर कॉमन पोर्टल में अपलोड होता है। एक बार समझो, एग्जाम्पल से समझो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया कब? 30 अगस्त 2023 को। ऑर्डर की कॉपी भेजी किसको? असेसी को भी भेजी, डिपार्टमेंट को भी भेजी। असेसी को भी भेजी, डिपार्टमेंट को भी भेजी। डिपार्टमेंट को, असेसी को कॉपी रिसीव हो गई 1 सितंबर को। 1 सितंबर को अब क्या हुआ? असेसी सेटिस्फाइड नहीं ऑर्डर से, उसने बोला अपन तो अपील में जाएंगे। अपन तो अपील में जाएंगे। जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है भाई, 3 महीने में बिल्कुल जा सकता है। APL 01 फाइल कर सकता है। सो इफ असेसी इज नॉट सेटिस्फाइड, वो अपील में जा सकता है। डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है अपील में, कोई भी जा सकता है। सो असेसी की एग्जांपल लेते हैं। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही कैन फाइल एन अपील। किस में करता है? पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने। ठीक है, GST APL 03 में कब? विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कब से? जब से उसको यहाँ रिसीव हुआ है, मतलब 1 यहाँ पे सितंबर से 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में बिल्कुल जा सकता है। अपील में बिल्कुल जा सकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसने अपील फाइल की 30 नवंबर 23 को अपील फाइल करी, उसको एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव कर दिया। अब इसके आगे क्या चीज थी? पहले यहाँ बात ये थी कि एक सबमिट करनी पड़ती थी कॉपी ऑफ ऑर्डर। ये जो ऑर्डर दिया जाता था, ये जो ऑर्डर यहाँ पे पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, उसका कॉपी ऑफ ऑर्डर सबमिट करना है यहाँ पे कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर। एपीलेट अथॉरिटी के पास सबमिट करना है 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो 30/11 को आपने अपील फाइल की। अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर क्या फाइल कर दिया? ऑर्डर फाइल कर दिया। यहाँ पे ऑर्डर सबमिट कर दी कॉपी आपने एपीलेट अथॉरिटी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डेट ऑफ अपील क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ फाइलिंग अपील 30/11 ही मानी जाएगी, 30/11/2023 ही मानी जाएगी। बट आपने 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी ऑफ ऑर्डर सबमिट नहीं करी, पहले नहीं करी, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि जिस दिन आप सबमिट करोगे वो डेट ऑफ अपील होगी। तो फॉर एग्जांपल आपने कब सबमिट किया? 10 दिसंबर को सबमिट किया, 10 दिसंबर को सबमिट किया, 7 दिन के बाद सबमिट किया, तो आपकी डेट ऑफ अपील क्या होगी यहाँ पे? 10/12/2023। और क्योंकि अब 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपकी अपील क्या हो जाएगी भाई? टाइम बार्ड हो जाएगी और यहाँ पे अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे चल रहा था अभी इतने टाइम से। गवर्नमेंट ने बोला भाई ये सब क्या जबरदस्ती की जरूरत है, यहाँ अपील यहाँ कॉपी ला करके दो। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया तो कॉमन पोर्टल में अपलोड किया ही होगा ना, है वो प्रोविजन? तो बोले हाँ अपलोड तो करते ही कॉमन पोर्टल में। तो बोले भाई वहीं से ही देख लेंगे ना, क्या जरूरत है यहाँ पे वापस से यहाँ पे अननेसेसरी ये प्रोसीजर ऐड करने की, 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी ऑफ ऑर्डर सबमिट करो। तो जब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जब ऑर्डर पास किया और कॉमन पोर्टल में अपलोड कर दिया, तो ये 7 दिन वाली जो आपका ये आप कर रहे हो प्रोसीजर, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहां पे अपलोड की हुई है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो ऑर्डर जब अपलोड करती है, उसने खाली अपील नंबर और उसकी कॉपी एपीलेट अथॉरिटी और असेसी को दे देनी है। और ठीक है, यहां पे वो 7 दिन वाली रिक्वायरमेंट हटा दो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? अपना जो उसने ऑर्डर पास किया वो कॉमन पोर्टल में अपलोड कर देगी, अपील का नंबर और कॉपी जो भी डिटेल्स हैं वो एपीलेट अथॉरिटी को और असेसी को भेज देंगे, वो उसको मैच कर लेंगे। तो ये जो 7 डेज वाली रिक्वायरमेंट है ये अभी हट गई है। परंतु अगर किसी केस में ड्यू टू सम रीजन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाती है आपका ऑर्डर, रीजन क्या हो सकता है? फिर उस केस में यहाँ पे मैनुअल हुआ तो उस केस में 7 डेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, आपका अपलोड नहीं हुआ कॉमन पोर्टल में, ड्यू टू एनी रीजन पोर्टल में इशू है और समथिंग लाइक दैट। तो जिस केस में इस तरीके से मैनुअल पास हो रहे ऑर्डर, तो उस केस में क्या बोल दिया गया? उस केस में क्लियरली बोल दिया गया कि ठीक है, फिर ये 7 डेज वाली रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद फिर ये काम करेगा 7 डेज वाला। अदरवाइज 99% केसेस में अभी क्या हो गया, आपका अपलोड हो ही रहा है कॉमन पोर्टल में ऑर्डर, तो ये 7 डेज में आपको जो कॉपी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट थी वो हट गई है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सिर्फ जब डिसीजन यहाँ आपका मैनुअली पास हो रहा है और अपलोड नहीं है कॉमन पोर्टल में, तो उस केस में वो 7 डेज वाली रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज नॉट। सो ये क्या था बेटा? ये था हमारा, ये जो पढ़ेंगे एक बार पॉइंट वापस। इन केस ऑफ अपील फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की गई, विच इज अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल, जो कि कॉमन पोर्टल में अपलोड किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर का रिक्वायरमेंट था सबमिट करने का, इज डिस्पेंस्ड विद, उसे डिस्पेंस कर दिया गया।
बस सिंपल है, इतना सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको खाली क्या याद रखना है, यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है, अपलोड कर दिया है कॉमन पोर्टल में, तो अलग से यहाँ पे एसएससी को, डिपार्टमेंट को, दोनों को भी जरूरत नहीं है 7 डेज के अंदर अंदर, जो जब भी वो अपील फाइल करते थे उसके 7 डेज के अंदर अंदर क्या उनको वापस से सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट मैनुअल केसेस हैं, अगर कोई यहाँ पे मैनुअली पास हो रहा है ऑर्डर, उस केस में ठीक है, अदरवाइज नॉट। ठीक है। सो देखा था हमने, जैसे एसएससी सेटिस्फाइड नहीं होता तो जीएसटी एपीएल 03 में विद इन 3 मंथ्स अपील फाइल करता था। डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं तो वो जीएसटी एपीएल 03 में यहाँ पे क्या करता था, सबमिट करता था, अपील फाइल करता था। तो ये दोनों भी केस में पहले जो 7 डेज वाली रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, वो यहाँ पे हट गई है, एक्सेप्ट अगेन आई विल रिपीट मैनुअल केसेस, जिन केसेस में कॉमन पोर्टल में अपलोड नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, उस केस में वो रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज नॉट। आई होप इट इज क्लियर। इसमें इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ ये डायग्राम आपने देख लिया तो भी आपका काफी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, यहां रूल 109 यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है रिलेटिंग टू विड्रॉल ऑफ अपील। रिलेटिंग टू व्हाट, विड्रॉल ऑफ अपील। देखेंगे क्या है, द एपिलेंट में एट एनी टाइम बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस। ठीक है, यहां जो भी अपील कर रहा है वो बिफोर इश्यू ऑफ व्हाट, शो कॉज नोटिस या बिफोर इश्यू ऑफ ऑर्डर, चाहे विच एवर इज अर्लियर, वो क्या कर सकता है, यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है अपनी अपील। फॉर एग्जाम्पल आपने अपील फाइल की, पहले कोई विड्रॉल का प्रोविजन नहीं था, चाहे आप यहाँ कौन हो, आप यहाँ पे एसएससी हो, अग्रीव पर्सन हो, आप कौन हो, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट हो, आपने अपील फाइल की। ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल अग्रीव पर्सन हो, कोई भी अपील फाइल कर सकता है, पहले बात हुई है हमारी। तो आपने अपील फाइल की, अब आपको ऐसा लगा कि नहीं यार गलत फाइल कर दी अपील, कोई मतलब नहीं है, फालतू के हार ही जाएंगे, तो आपने सोचा विड्रॉ कर लेते, कौन ये झंझट में पड़े। तो आप विड्रॉ करना चाहते भी, तो पहले विड्रॉल का प्रोविजन नहीं था, अभी क्या कर दिया, विड्रॉल का प्रोविजन डाल दिया। बट कब तक विड्रॉ कर सकते हो, बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस या ऑर्डर। ठीक है, अगर शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुई है या ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, तब तक तो आप अपील क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका विच एवर इज अर्लियर विड्रॉ कर सकते हो। पढ़ेंगे, द एपिलेट में एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर in respect of appeal filed in GST APL 01 और APL 03। पढ़ा हमने, APL 01 किसका था, एसएससी फाइल कर सकता है, APL 03 में डिपार्टमेंट फाइल करता है। फाइल एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ द अपील बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, उसको विड्रॉ करना है अपील, तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी एप्लीकेशन फाइल करनी है और विड्रॉ कर सकता है अपील। कब तक कर सकता है, शो कॉज नोटिस के पहले, ऑर्डर के पहले, कोई भी यहाँ विड्रॉ कर सकता है अपील, डिपार्टमेंट या यहाँ पे एसएससी। However, where final acknowledgement in GST APL 02 has been issued, ये यहाँ पे जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, ये एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होता है, ये एक्नॉलेजमेंट GST APL 02 में होता है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया है, अगर एक्नॉलेजमेंट आपका रिसीव हो गया, वेयर द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन GST APL 02 has been issued, withdrawal of the appeal would be subject to approval of appellate authority। तो उस केस में अगर आपने विड्रॉ किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, appellate authority का। An application for withdrawal shall be decided by appellate authority within 7 days of filing such application। आप जब भी एप्लीकेशन करोगे उसके 7 डेज के अंदर अंदर क्या करेगी, वो वहां पे कौन करेगा भाई, वो डिसाइड करेंगे, कौन, एपिलेट अथॉरिटी। देखेंगे आपको ऊपर यहाँ पे किसी का प्रेशर वगैरह तो नहीं है, वो सब चीजें चेक करेंगे वो। फर्दर एनी फ्रेश अपील फाइल्ड बाय द एपिलेट परसुएंट टू सच विड्रॉल शैल बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट, जो भी स्पेसिफाइड है। और अगर इसके बाद विड्रॉल करने के बाद आप वापस अपील फाइल करना चाहते हो तो अगेन वो जो अपना टाइम लिमिट है उसी में ही फाइल होगा आपका अपील। ठीक है, सो क्या बात हुई है यहाँ पे, कब तक आप विड्रॉ कर सकते हो, जब तक ये शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुई है या ऑर्डर नहीं आया है कोई, तब तक आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल यहां विड्रॉ कर सकते हो, आपकी अपील चाहिए तो। बट यहां पे अगर GST APL 02 में एक्नॉलेजमेंट इशू हो गया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बड़ी सिंपल सी बात है, उस केस में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कितने दिन में, विद इन 7 डेज ऑफ सच एप्लीकेशन। तो शो कॉज नोटिस या ऑर्डर इशू होने के पहले विच एवर इज अर्लियर, आप क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो,
बट अगर हम बात करें जीएसटी APL 02 में आपका क्या एक्नॉलेजमेंट इशू हो चुका है, तो आपकी अपील का डिसीजन कौन लेगा? एपिलेट अथॉरिटी लेगी। यहाँ पे कितने दिन के अंदर? 7 डेज, 7 डेज ऑफ फाइलिंग सच एप्लीकेशन। दैट्स इट। ठीक है, इतना याद रखना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई वुड से दोनों भी अमेंडमेंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये अपील्स एंड रिवीजन के अमेंडमेंट हुए। मिसलिनियस प्रोविजन में भी बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, एक लाइन की बात याद रखनी। क्या अब यहाँ पे जो कमिटी है, क्या बात हो रही है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेस करती है किसको? नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी फॉर एंटी प्रॉफिटरिंग कंप्लेंट्स अंडर जीएसटी। तो हमने जहां जहां नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का रेफरेंस था, वो अथॉरिटी को रिप्लेस कर दी गई है किससे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया। अब कौन आ गया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया। तो आपकी बुक में जहां जहां नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, वहां पे कौन आ जाएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो NAA हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड नाउ CCI इज एम्पावर्ड टू एग्जामिन क्या? वेदर ITC अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन और द रिडक्शन इन रेट हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन। क्या बात करेगा? अब क्या ये देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने, या ITC जो अवेल किया है, या जो रिडक्शन हुआ है उसके रेट में, क्या वो एक्चुअली पास हुआ है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो वो सप्लाई कर रहा है उससे, या नहीं। सारे इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन कंप्लेंट फाइल बाय कंज्यूमर विल बी डन बाय DGAP एंड इट विल सबमिट अ रिपोर्ट टू CCI। ठीक है, तो जहां जहां पहले नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का रेफरेंस था, वहां कौन आ गया है? अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया। तो वो आप एक चेंज बुक में करें। ठीक है, सो ये मिसलीनियस प्रोविजंस के अमेंडमेंट होते हैं। एंड हियर वी कंप्लीट GST के सारे अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ पे बेटा कंप्लीट होते हैं। एंड यहाँ पे हमारा GST का अमेंडमेंट कंप्लीट होता है। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।